नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीतिक गलियारों में पहले से ही लगाया जा रहा था। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने जिस बात को लेकर पहले ही बीजेपी को सचेत किया था कि युवाओं के असंतोष और जन आंदोलनों को हल्के में लेने की भूल भारी पड़ सकती है, अब वही डर हकीकत बनता दिख रहा है। सड़क से लेकर सदन तक मचे घमासान के बीच सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के घटनाक्रम के बाद अब आंध्र प्रदेश में नारा लोकेश के इस्तीफे की नौबत आ चुकी है? क्या चंद्रबाबू नायडू के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय या कैबिनेट स्तर पर फेरबदल की स्थितियां बन रही हैं? आइए दोस्तों समझते हैं कि एनडीए के अंदर यह खींचतान अचानक इतनी क्यों बढ़ गई है। दोस्तों, मामले की गंभीरता को समझना हो तो पहले आंध्र प्रदेश के मौजूदा हालातों पर नजर डालिए। आंध्र प्रदेश में डीएससी यानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों और युवाओं का एक बड़ा जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शी भर्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अब पेच यह फंस गया है कि आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री कोई और नहीं बल्कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हैं। विपक्ष खासकर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और सीधे तौर पर नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग कर रही है। एक तरफ जहां दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राज्यों तक युवाओं का प्रदर्शन चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में अपने ही घरेलू मैदान पर नायडू बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। जिस बेटे को वह भविष्य की राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे, आज उसी की कुर्सी पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू को भारतीय राजनीति में एक बेहद चतुर और व्यवहारिक नेता माना जाता है। वह हवा का रुख पहचानना अच्छी तरह जानते हैं। जब से राज्य में छात्रों का विरोध बढ़ा और अल्पसंख्यकों के बीच कुछ विधायी मुद्दों को लेकर झिझक देखी गई, तब से टीडीपी के पारंपरिक वोट बैंक में बिखराव का डर पैदा हो गया है। यही वजह है कि नायडू अब केंद्र की राजनीति में एक सुरक्षित दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। सदन और बैठकों में जिस तरह से नए समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है, उससे साफ है कि 16 सांसदों वाली टीडीपी के बिना केंद्र के लिए कई अहम विधेयकों को पारित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। मानसून सत्र और आगामी कार्यसूची के बीच बीजेपी के सामने 2/3 बहुमत जुटाने की बात तो दूर, मौजूदा सहयोगियों को साधे रखना ही सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक नायडू की सबसे बड़ी चिंता आगामी परिसीमन प्रक्रिया को लेकर है। दक्षिण भारत के राज्यों में लंबे समय से यह डर रहा है कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्गठन हुआ तो दक्षिण की कुछ सीटें और राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो सकती है। यदि अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की भी बार्गेनिंग पावर यानी केंद्र में सौदेबाजी की क्षमता घट जाएगी। नायडू इस दूरगामी खतरे को भली भांति भांप चुके हैं। अगर वह केंद्र के हर कदम का आंख मूंद कर समर्थन करते हैं तो आंध्र प्रदेश में उनका जनाधार खत्म होने का खतरा है, और अगर विरोध करते हैं तो एनडीए गठबंधन पर आंच आती है। यानी नायडू फिलहाल इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र में कैबिनेट फेरबदल और शीर्ष मंत्रालयों के कामकाज को लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्म हैं। क्या गठबंधन सहयोगियों के असंतोष और राज्यों के दबाव को देखते हुए मोदी सरकार अपनी रणनीति में बदलाव करेगी? क्या अमित शाह के प्रबंधन पर उठ रहे सवालों के बीच कोई बड़ा राजनीतिक तालमेल देखने को मिलेगा? दोस्तों, राजनीति में कोई भी फैसला स्थायी नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब क्षेत्रीय सहयोगियों का वोट बैंक खतरे में पड़ता है, तब केंद्र की सत्ता के समीकरण तेजी से बदलते हैं। 12 सालों के राजनीतिक सफर में यह पहला ऐसा मौका है जहां एनडीए के अंदरूनी दबाव और सड़क का आंदोलन एक साथ शीर्ष नेतृत्व का इम्तिहान ले रहा है। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में अपने बेटे की सियासत को बचाने के लिए केंद्र पर दबाव और बढ़ाएंगे, या फिर बीजेपी इस सियासी चक्रव्यूह से निकलने का कोई नया रास्ता खोज लेगी? आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है? क्या नायडू को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।